तुम्हारी वो अमानत इस वक्त भी मेरे कमरे में महफूज है। मैंने उसकी बात काट कर कहा, जब चाहो वापस ले सकती हो। यानी इस बार तुमने सब कुछ अपने जराए से किया है? उसने हैरत का इजहार किया। यही ये गलती हो गई। आदमी को हमेशा अपनी खाल में रहना चाहिए। जो लोग शाह से ज्यादा शाह के वफादार बनने की कोशिश करते हैं ना, मुंह खेबल करते हैं। मैं कह रहा हूं कि हुस्नो मलाल को अपने दिल से खुरश दो। वक्त गुजरने के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम्हें मौका मिल गया था तो मोती महल में जबरदस्त ब्लास्ट होना चाहिए था। वहां गुंडों और कातलों की फौज पल रही है। 10-5 मरते तो राजन के पैर उखड़ जाते। तुम्हारा अपने बारे में क्या ख्याल है? मैंने चुपते हुए लहजा में पूछा। मास्टर, तुम चोट करने का कोई मौका जाया नहीं करते। वो बख्तियार हंस दिया। अपनी और उनकी बरादरी एक ही है, लेकिन चोर वो होता है जो रंगे हाथों पकड़ा जाए। बाकी सब साहूकार होते हैं। इस वक्त हम दोनों साहूकार हैं। अभी मोती महल से इब्तदाई खबर आई है। हो सकता है कि वहां जाने नुकसान भी हुआ हो। मेरा बस चलता तो मैं वहां एटम बम का बंदोबस्त करता, उसने हसरत से कहा। इसलिए तुम्हारा बस नहीं चला। कुदरत गंजे को नाखून नहीं देती। ये बात डान के सामने ना कह देना, उसने बौखला कर कहा। फिर अपने सर पर बायां हाथ फेरते हुए बोला, मेरे सर पर बहुत बाल हैं, लेकिन पिछले 1.5-2 साल में तफक्कुरात की वजह से डान की चुंदिया साफ हो गई है। वो विग इस्तेमाल करता है। चाउफान, तुम अहमक हो। मैंने ये बात मुहावरे के तौर पर कही थी। वो बेढंगे अंदाज में हंसा। मास्टर, तुम देख रहे हो कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोल लेता हूँ, लेकिन मैं ज्यादा मुहावरों से वाकिफ नहीं हूँ। वैसे भी यहाँ समंदरी खुराक की कसरत से इस्तेमाल की वजह से गंज का मर्ज नापैद है। हमारी जुबान में ऐसा कोई मुहावरा नहीं है। राजन के खात्मे तक तुम बहुत से मुहावरों से वाकिफ हो जाओगे, मैंने बेपरवाही से कहा। मास्टर, तुमने अभी तक अपने गैंग के बारे में कुछ नहीं बताया। अचानक उसे अपना एक तिश्ना सवाल याद आ गया। मोती महल में तुम्हें किस तरह रसाई मिल गई? मैंने उसकी बात का जवाब देने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक मेरे मोबाइल फोन की घंटी बज उठी। फोन की घंटी की आवाज ने जरा सी देर के लिए मुझे बौखला कर रख दिया था। मेरा कराची के नंबर वाला मोबाइल फोन इस वक्त ऊपर कमरे में था। सोबराज और अपने साथियों से राब्ते के लिए मैं वही फोन इस्तेमाल करता था और इसी पर मेरे अहम पैगामात आते थे। इस वक्त मेरी जेब में वो मकामी मोबाइल फोन था जो मैंने बैंकॉक में हासिल किया था। वो असद, डान और चाउफान से राब्तों के लिए इस्तेमाल होता था। डान से मैं थोड़ी देर पहले मुलाकात कर चुका था। चाउफान मेरे साथ था। वो कॉल असद ही की हो सकती। उसे मालूम था कि डान ने अचानक मुझे तलब किया था। उसने वक्त का हिसाब करके मुझसे राब्ता करने की कोशिश की थी। मैंने कॉल वसूल की तो दूसरी तरफ से गजाला की आवाज़ सुनाई थी। अभी आपके मोबाइल पर जलाल का फ़ोन आया था, वो आपसे बात करने के लिए बेचैन है। मैंने कहा नखियों से चाउफान की तरफ देखा। उसकी पूरी तवज्जो सड़क पर मरकूज थी। वैसे भी इसके लिए उर्दू में कही हुई बात को समझना नामुमकिन था। मैं इस वक्त बहुत मसरूफ़ हूँ, आकर देखूंगा। मैंने खुश्क लहजे में जवाब देकर फ़ोन बंद कर दिया। चाउफान ने अपने हल्की गहराइयों से सांस खारिज किया, फिर बोला, मास्टर, ये पटाखा कौन थी? इसकी आवाज़ बहुत जानदार है। मैंने उसे कहरबार नज़रों से घूरा और फाड़ खाने वाले अंदाज में कहा, चाउफान, मैं तुम्हारा सर तोड़ दूंगा। आज तुमने दूसरी मर्तबा इसके बारे में बदतमीजी की है। ये मेरी बीवी का फ़ोन था। तोबा तोबा तोबा, मेरी तोबा। भरी सड़क पर चाउफान ने अचानक स्टीयरिंग व्हील छोड़ दिया और दोनों हाथों से अपने गालों पर लगातार थप्पड़ बरसाने लगा। ये क्या कर रहे हो? एक्सीडेंट हो जाएगा। मैं दबी दबी हज़ियानी आवाज़ में कुराया। होश में रहकर स्टीयरिंग थामो, तुम्हारी गाड़ी की रफ्तार 100 से ऊपर है। उसे सर झुकाकर शिकस्त खोरदा अंदाज में दोबारा स्टीयरिंग थाम लिया और पुरमुर्दा आवाज़ में बोला, मास्टर, मैं शर्मिंदा हूँ। दिल में खुद को जलील महसूस कर रहा हूँ। बुद्धा गवाह है। मुझे इल्म होता कि वो तुम्हारी औरत है तो मैं कुछ भी ना कहता, अपनी जुबान को ताला लगा लेता। सारा कसूर तुम्हारे फ़ोन का है। इसमें इतनी ऊंची आवाज़ आती है कि बराबर में बैठा हुआ आदमी हर बात सुन सकता है। मैं तुम्हारी और उसकी बातें नहीं समझ सका। इसकी आवाज़ सुनकर जहन में जो ख्याल आया वो कह डाला। ये मेरी आखिरी गलती थी, मुझे माफ़ कर दो। चाउफान, मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि तुम अव्वल दर्जे के चालाक हो। जो कुछ कहना चाहते हो आंखें बंद करके कह जाते हो, बाद में माफ़ी मांग लेते हो, या फिर तुम अकल से एकदम कोरे और निरकते हो। मास्टर, वो खुशामदाना अंदाज में बोला, इस वक्त दूसरी बात फर्ज करके मेरी खता माफ़ कर दो। मैं इतना नाशाइस्ता आदमी नहीं हूँ। हर एक को इसके रुतबे के मुताबिक इज्जत देता हूँ। पता नहीं इस वक्त बेध्यानी में मेरी जुबान क्यों चल पड़ी। मैं तुम्हारे सामने खुद को निरा गधा तस्वर कर रहा हूँ। मुझे तुम्हारी बोल चाल पर एक और सख्त एतराज़ है। मैंने इस मौका से फ़ायदा उठाते हुए सख्त लहजे में कहा, वो भी बता दो, आइंदा मैं इसका ध्यान रखूँगा। तुमको इसे मेरी बीवी मानने में क्या ताअम्मुल है? तुम इसे हमेशा मेरी औरत कहते हो। मास्टर, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। वो बेबसी से बोला, क्या वो एक औरत नहीं है? औरत ही है, मैंने दांत पीस कर जवाब दिया। मगर औरत और बीवी में बहुत फ़र्क होता है। औरत कोई भी हो सकती है, बीवी सिर्फ एक खास औरत को कहा जाता है। ओके, अब मैं समझ गया। वो सर हिलाते हुए बोला, तुमको अपनी बीवी के लिए औरत का लफ्ज़ तौहीन अमेज़ महसूस होता है।
सिर्फ मुझे तौहीन अमेज महसूस नहीं होता बल्कि ये घटिया लफ्ज़ है। मास्टर, लॉर्ड बुद्धा मुझे माफ़ करें, मैं तो गैर मुल्की दोस्तों की बीवियों के लिए अक्सर औरत बल्कि मादा तक के अल्फाज इस्तेमाल करता रहा हूँ और आज तक किसी ने बुरा नहीं मनाया। तुम थाइयों की अंग्रेज़ी बहुत नाकस होती है। लोग सुनकर दरगुजर कर देते होंगे कि बेचारा चौफान अंग्रेज़ी के ज़्यादा अल्फाज नहीं जानता, मादा जानवरों की होती है। तुमने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया होता तो अब तक मैं तुम्हारा सर फाड़ चुका होता। औरत और मादा वो अमोख्ता याद करने के अंदाज में बुड़बुड़ाया, फिर बोला, मेरी अंग्रेज़ी वाकई अच्छी नहीं है, गलत अल्फाज पर मुझे टोक दिया करो, मैं तुम्हारा ममनून रहूँगा। अपने मतलब की बातों के लिए तुम खूब अंग्रेज़ी बोल लेते हो। मास्टर, ये भी मजबूरी है, अंग्रेज़ी ना आती तो मैं इशारों से तुम्हें हर बात समझा देता। जब आदमी के सर पर पड़ती है तो उसे खुद बखुद अल्फाज सोचने लगते हैं। वो लम्हे भर के लिए खामोश हुआ, फिर उसने पूछा, तुमने मेरी 2 गलतियों का ताना दिया है। एक तो वो औरत और मादा वाली बात थी, दूसरी ये हुई कि मैंने तुम्हारी बीवी की आवाज़ की तारीफ की, जो गलत बात है। तुम्हें मुझसे और कोई शिकायत तो नहीं है ना? तुम्हारी अकल भी मोटी है। मैंने गहरा सांस लेकर जवाब दिया, सारा कसूर तुम्हारे आमियाना अंदाज का है। जो बातें शुरू से तुम्हारी घुट्टी में पड़ी हुई हैं, इन्हें बदलना मेरे बस से बाहर है। तुम जैसे किसी आदमी को शाइस्तगी सिखाना शायद दुनिया का सबसे मुश्किल काम है। इन बातों को फिलहाल भूल जाओ। मास्टर, मैं इन बातों को कैसे भूल जाऊं? उसने मखमूम आवाज में कहा, मुझे जिंदगी में तुमने पहली बार बोलचाल पर टोका है तो अब मेरी तस्हीह करना तुम पर लाजम है। मैंने चंद सानियों तक गुस्से और बेबसी से उसकी तरफ देखा, फिर गुस्सा जब्त करके समझाने वाले अंदाज में बात शुरू की। तुम्हारी सारी तारीफें मनफी होती हैं, मुझे तारीफ पर नहीं तुम्हारे अल्फाज पर एतराज़ है। औरत को हसीन कहना जायज़ है, जब जोरदार कहते हो तो मफहूम बिगड़ जाता है। इसी तरह आवाज़ को अच्छा कहने के बजाय तुमने बेसाख्ता पटाखा करार दे दिया, यह भी बेहूदगी है। ये सब बातें अच्छी नहीं है। मैं समझ गया, वो संजीदगी से बोला, अब तुमको कोई शिकायत नहीं होगी। मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हारी बीवी के बारे में अपनी कोई राय न दूं, जुबान बंद रखूं। बस मुझे एक बात बता दो कि मजबूरी की हालत में इसका जिक्र करना ही पड़ जाए तो मैं इसे क्या कहूँ? लम्हे भर के लिए मुझे शुबा हुआ कि वो मरदूत मुझे खिंचने की कोशिश कर रहा है। मैंने तेज नजरों से उसकी तरफ देखा, उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी का राज था। मेरा गुस्सा फरू हो गया। मैंने कहा, यह बात ज़हन में नक्श कर लो कि जिस तरह मैं तुम्हारा मास्टर हूँ इसी तरह वो मेरी बीवी है और तुम उसे यही कहोगे। अब तुम फिक्र ना करो, आइंदा तुम्हें इस मामले में मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। उसने नहायत वसूख से मुझे यकीन दहानी करवाई। इस मामले से तुम्हारी क्या मुराद है? क्या दूसरे मामलात में तुम खुद को आज़ाद रखना चाह रहे हो? मैंने चौंक कर पूछा। मास्टर, बाज़ औक़ात तुम ज़रा सी बात पकड़ने लगते हो और मुझे जिद कर देते हो। मेरा मतलब ये था कि मैं मोहतात तो रहता ही हूँ, इस मामले में ज़्यादा एहतियात से काम लूँगा। ईरान ने पासपोर्ट लेकर मेरा दिल खट्टा कर दिया है। तुम्हारी तरफ से कोई तकलीफ पहुंची तो मुझे डर है कि हमारे ताउन का सिलसिला यकलख्त खत्म हो जाएगा। मैंने मौका का फ़ायदा उठाकर सख्त अल्फाज में अपनी बात दोहराई। डान की नीयत पर शक न करो, हो सकता है कि इसमें तुम्हारी तारीफ और बड़ाई का कोई पहलू पोशीदा हो। उसने खुशामदाना लहजा में समझाया। ये बात मेरी समझ में नहीं आती कि किसी के हाथ पैर काट देने से उसे किस तरह बड़ाई मिल जाती है। मैंने तलखी से कहा, तुम हर बात में कीड़े निकालते जा रहे हो, जरा दूसरी समत में भी सोचने की कोशिश करो। डान ने तुम्हारी हमायत करके अपने नाम और साख को दाव पर लगाया है। इसे नजर आ रहा है कि सिर्फ तुम ही छोटा राजन को नीचा दिखा सकते हो। जरा गौर करो कि तुम किसी बात पर नाराज होकर खामोशी से यहाँ से चल दिए तो डान कहाँ होगा? उसकी कितनी सुबकी होगी? सुबकी कैसे होगी? मैंने उसकी बात उड़ाकर तुशी से सवाल किया। मेरे, तुम्हारे और डान के सिवा इन बातों का किसको इल्म है? राजन को यह मालूम होने में हफ्तों लग जाएंगे कि उसके मेहमान के पीछे कौन लगा हुआ था। फिर तुम डान को नहीं समझे। ऐसे लोग दूसरों की जरा सी भी परवाह नहीं करते, सब कुछ अपनी अना की तस्कीन के लिए करते हैं। डान के लिए इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे लिए उसकी हमायत के बारे में कितने लोग जानते हैं। यह सरासर उसका जाती मामला है। तुम्हारी नाकामी, असल नाकामी हो या फरार के सबब काम अधूरा छोड़ देने की नाकामी, वो डान को तबाह कर देगी। वो छोटा राजन को मौत के घाट उतारने के लिए तुम पर 100% इन्हिसार कर रहा है। तुमने बाला ही बाला होटल छोड़ने की कोशिश न की होती तो शायद डान का जहन भूल कर भी तुम्हारे पासपोर्टों की तरफ न जाता। तुम वाकई डान के पक्के नमकख्वार हो। इतनी देर में ढूंढ कर बहुत दूर की कोड़ी लाए हो। मैंने तन से कहा। मास्टर, वो अपने सीने पर बायां हाथ मार कर बोला, हाँ, मैं उसका पुराना नमकख्वार हूँ। मैं जिसका खाता हूँ उसी का गाता हूँ। मैं कोची और वांग की तरह नमक हराम नहीं हूँ। वो डान के जूतों के नीचे पले थे। छोटा राजन ने जोर पकड़ा तो वो डान को पीठ दिखाकर उससे मिल गए। क्या तुमने मुझे हिल्टन छोड़कर खाउसान रोड के किसी गेस्ट हाउस में मुंतकिल होने का मशवरा नहीं दिया था?
میں نے کوچی اور وانگ کے ناموں میں کوئی دلچسپی لیے بغیر اسے پوچھا۔ دیا تھا، اس نے اقرار کرتے ہوئے کہا، لیکن ماسٹر میرا مطلب تھا کہ تم رضامندی ظاہر کرو تو میں تمہارے لیے وہاں عمدہ بندوبست کر دوں۔ میں خوشی خوشی تمہارا سامان اپنے سر پر اٹھا کر وہاں لے جاتا۔ تم نے کسی پر بھروسہ نہیں کیا، چپکے سے اپنا کوئی پروگرام بنا کر ہوٹل سے جانے کی تیاری کر لی۔ اگر میں تمہارا میزبان نہ بنا ہوتا اور ہوٹل والے بل بناتے ہی مجھے فون نہ کرتے تو تم نکل جاتے اور ہم تمہیں ڈھونڈتے رہ جاتے۔ ڈھونڈنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ہوٹل بدل جانے کے بعد بھی تم موبائل فون پر مجھ سے ہر وقت رابطہ کر سکتے تھے۔ یہ 2 کوڑی کا شیطانی آلہ بہت کارآمد ہے۔ تم اسے کسی کوڑے دان میں پھینک کر جب چاہو اس سے اپنی جان چھڑا سکتے ہو۔ ڈان کو یہ شبہ ہو گیا تھا۔ میں نے مصنوعی صدمے کا اظہار کرتے ہوئے پوچھا، میں تمہیں بتا چکا ہوں کہ ڈان سے میری زیادہ بات نہیں ہوتی۔ میں آج بھی اسے پرانا ڈان سمجھتا ہوں، اسے بحث نہیں کرتا۔ اس نے تمہارے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ اب بات سے بات نکل رہی ہے تو میں اپنی طرف سے تمہیں بتا رہا ہوں کہ کیا کیا ہونے کے امکانات ہو سکتے تھے۔ چاؤفان، تم بہت چالاکی سے اپنا دامن بچا کر ہر بات کہہ جاتے ہو اور میں خاموشی سے سن لیتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں عقل سے کوڑا ہوں، تمہاری ہر بات کی تہہ تک پہنچ جاتا ہوں۔ اس وقت تم نے میری نیت پر شبے کا اظہار کیا ہے۔ نہیں ماسٹر، یہ تمہاری خام خیالی ہے۔ پہلی اور بنیادی بات یہ ہے کہ میں ڈان کے حکم کے مطابق تمہارا بے دام غلام ہوں۔ تم بار بار یہ بات دہرا کر احسان نہ جتایا کرو۔ میں نے ہلکی سی برہمی سے اس کی بات کاٹ دی۔ میں تم سے برابری کا برتاؤ کرتا ہوں، ایک لمحے کے لیے بھی تمہارے ساتھ غلاموں والی بدسلوکی نہیں کی۔ وہ ہولے سے ہنس دیا۔ ابھی میں سچ بات کہہ دوں گا تو تمہارا پارا چڑھ جائے گا۔ تم مسلسل خیالی باتیں کر رہے ہو، تمہاری زبان سے تھوڑا سا سچ سن کر مجھے خوشی ہوگی۔ ماسٹر، کل میں پیٹ پونک میں عیش کر رہا تھا، وہ میرا اپنا وقت تھا۔ رات کو تنخواہ دار ملازم کی بھی چھٹی ہوتی ہے۔ تم نے حکم دیا اور میں سارے عیش و عشرت کو لات مار کر آ گیا۔ لات مارنے کی آواز میں نے بھی سنی تھی۔ وہ تذکرہ آتے ہی میرا غصہ کافور ہو گیا۔ چاؤفان کی اسی بے مثال سعادت مندی نے مجھے اپنے مشن کی کامیابی سے ہمکنار کیا تھا۔ وہ میری بات ٹال دیتا تو شاید سوبراج کو اس کے کیفر کردار تک پہنچانا اتنا آسان نہ رہتا۔ میں نے لہجے میں کوئی نرمی پیدا کیے بغیر سپاٹ آواز میں کہا، میں نے تمہیں اپنے سر کی مالش کروانے کے لیے نہیں بلایا تھا۔ راجن کے مہمان کو گھیرنے کا نظریہ تم نے پیش کیا تھا، میں اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دیکھو ماسٹر، میں کسی کی برائی بھلائی نہیں کر رہا۔ یہ حقیقت ہے کہ چھوٹا راجن سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ڈان سے اس کی پرانی دشمنی چل رہی ہے۔ پتہ نہیں اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے کہ تم ہزاروں میل دور سے اسے مارنے کے لیے آئے ہو۔ یہ تم تینوں کا آپس کا معاملہ ہے۔ مہمان کو پکڑنے کا نظریہ میں نے مشورے کے طور پر پیش کیا تھا، تمہیں اس میں جان نظر آئی اور تم چل پڑے۔ یہ فیصلہ تمہارا اپنا تھا۔ چلو مان لیا، میں نے ہلکی سی ناگواری سے کہا۔ سب کیا دھرا میرا تھا، یہ کہ اگر تم کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہو؟ تمہیں آ گیا نا غصہ؟ اس کی آواز میں شوق ہی اتر آئی۔ میں بیچارہ کچھ بھی ثابت نہیں کرنا چاہ رہا، تمہاری باتوں کا جواب دے رہا ہوں۔ چھوڑ دو ماسٹر ان باتوں کو، ان سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا، بلا وجہ تلخیاں پیدا ہوگی۔ گزری ہوئی باتوں کو تم خرید رہے ہو، مجھے صرف اس بات کی خلش ہے کہ ڈان نے ہم دونوں کے پاسپورٹ اپنے پاس کیوں رکھ لیے۔ اب تم نے ایک نئی بات کہی ہے کہ ڈان کو شبہ ہو گیا تھا کہ ہم ہوٹل چھوڑ کر چپکے سے کہیں نکل جائیں گے۔ ماسٹر تم ظلم کر رہے ہو۔ وہ اپنی ران پیٹ کر احتجاجی انداز میں گویا ہوا۔ میں خدا کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے یہ نہیں کہا۔ جب مجھے ڈان کے دماغ میں چھپی ہوئی باتوں کا علم ہی نہیں ہے تو میں یہ بات کیسے کہہ سکتا ہوں؟ میں نے تو اپنی دانش میں ایک امکان ظاہر کیا تھا۔ ایک ہی بات ہے، میں نے بے پرواہی سے اپنی بات جاری رکھنے کی کوشش کی، لیکن چاؤفان پھیل چکا تھا۔ اس نے میری بات کاٹ دی۔ دونوں میں فرق ہے، شبہ ہو جانے اور شبہ ہونے کا امکان ہونے میں بہت فرق ہے۔ پہلے یہ بات صاف کرو۔ ڈان کو بھنک مل گئی کہ میں اس کے بارے میں تم سے بے سروپا باتیں کرتا ہوں تو میری گردن توڑ دے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ڈان کو بتاؤ کہ تم نے مجھے ہوٹل سے کسی گیسٹ ہاؤس میں منتقل ہونے کا مشورہ دیا تھا اور میں پورے خلوص سے اس پر عمل کرنا چاہ رہا تھا۔ میں نے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، اگر ڈان کے ذہن میں میری طرف سے کوئی شک پیدا ہو چکا ہے تو اسے دور ہونا چاہیے۔ اس کا ذہن صاف ہوگا تو مجھے پاسپورٹ واپس مل جائیں گے۔ پاسپورٹوں کے بغیر میں تمہیں شہر کے کسی بھی اچھے گیسٹ ہاؤس میں جگہ دلا دوں گا۔ ان کے لیے تم اتنا فکر مند کیوں ہو رہے ہو؟ تم چھوٹا راجن کو مارنے تک یہاں رکنا چاہتے ہو۔ ڈان نے بھی تم سے یہی وعدہ کیا ہے کہ اس کا قصہ تمام ہوتے ہی وہ پاسپورٹ تمہیں لوٹا دے گا۔ اطمینان سے اپنے کام میں لگے رہو نا۔ یہ میری انا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ میں نے دل ہی دل میں چاؤفان کے مفروضوں پر لعنت بھیجتے ہوئے کہا، جب تک یہ حل نہیں ہوگا میں ذہنی یکسوئی کے ساتھ راجن کے خلاف کوئی منصوبہ بندی نہیں کر سکوں گا۔ ماسٹر، اپنی اور ڈان کے انا کو لڑانے کی کوشش نہ کرو۔ وہ ہر اعتبار سے تم سے بڑا ہے۔ بڑے آدمیوں کے دل بھی بڑے ہوتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ موتی مال میں دھماکے پر خوش ہو کر تمہارے پاسپورٹ تمہیں لوٹا دے۔ میں تم سے کوئی پکا وعدہ نہیں کرتا، یہ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی موقع مل گیا تو تمہاری طرف سے اس کا ذہن صاف کرنے کی ضرور کوشش کروں گا۔ میرے اور اس کے رتبے میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ وہ مجھ سے زیادہ بات نہیں کرتا۔ میں نے چاؤفان کی باتوں کا جواب دینے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ تمہارا وہ جیدار دوست کون ہے؟
जिसने मोती महल जैसे कले में दरार डाल दी? क्या मुझे इस नर से नहीं मिलवाओगे? चंद सानियों की खामोशी के बाद उसकी जुबान फिर चल पड़ी। तुम्हारे दिमाग में नर और मादा के सिवा कुछ और भी है? वो हंसते हुए बोला, लो ये भी गलत हो गया। वो बहादुर आदमी कौन है? मैं उसके हाथ चूमना चाहता हूँ। वो एक मुलाजिम पेशा और शरीफ आदमी है, किसी बदमाशी के हवाले से अपनी रुनमाई पसंद नहीं करेगा। मैंने उसे खुश्क लहजे में जवाब दिया। चाउफान को यह बताना जरूरी नहीं था कि मोती महल में होने वाले धमाके की खबर मिलने से पहले डॉन लो बोरी में राजन की लैंड क्रूजर की मौजूदगी का सुराग लगाने की बना पर असद को अपने साथ लेने की ख्वाहिश जाहिर की थी। मास्टर, तुम बहुत गहरे आदमी हो, उसने एक लंबा सांस लेने के बाद शिकस्त खोरदा लहजे में कहा। तुमको समझना बहुत मुश्किल है। मुझे अपने धंधों से रोजाना माकूल आमदनी होती है। मुझे किसी टेढ़े चक्कर में पड़ने की कोई सूरत नहीं थी, लेकिन डॉन की वजह से मैं तुम्हारा दुम छल्ला बना हुआ हूँ। बैंकॉक का कोई शरीफ और बुज़दिल आदमी तुम्हारे लिए अपनी जान हथेली पर रखकर मोती महल में बम मार आया। पता नहीं तुम किस किस से क्या क्या काम ले रहे हो। मेरे बारे में इतना ज्यादा ना सोचो। मैंने उसे नसीहत की। वक्त हर शख्स को बहुत कुछ सिखा देता है। ये याद रखना कि तुम्हें डॉन से क्या कहना है। क्या कहना है? उसने तायुर ज़दा लहजे में पूछा। कोई झूठ नहीं बोलना, एक हकीकत दोहरानी है। उसे यह मालूम होना चाहिए कि तुमने मुझे हिल्टन होटल छोड़कर खाउसान रोड के किसी गेस्ट हाउस में मुंतकिल होने का मशवरा दिया था। इसकी याददाश्त ताज़ा करने के लिए मुझे अपनी कही हुई बात का आदा करना पड़ गया। मैं समझ गया, उसने जल्दी से कहा। थोड़ी देर पहले तुमने यही हदायत की थी तो बात मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थी। अब अंदाजा हो रहा है कि तुम होटल छोड़ने की जिम्मेदारी मेरे सर डालना चाहते हो। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल गलत है, मैंने सख्ती से कहा। होटल छोड़ने का फैसला मेरा अपना था, तुम इसके लिए जिम्मेदार कैसे हो सकते हो? बस डॉन को ये इल्म हो जाना चाहिए कि मैंने अचानक होटल बदलने का इरादा नहीं किया। इस बारे में तुमसे पहले भी बात हो चुकी थी। ये बात मैं डॉन को बता दूंगा। उसने सर हिला कर कहा। यह बताओ कि अब तुम्हारा क्या इरादा है? किस बात का? मैंने कुछ न समझने वाले अंदाज में पूछा। होटल बदलोगे या वहीं रहोगे? मैं पासपोर्टों के बगैर तुम्हें खड़े खड़े कहीं भी जगह दिलवा सकता हूँ। उसने अपनी पेशकश ठुराई। फिलहाल गाड़ी इसी तरह चलने दो, मैंने बेपरवाही से जवाब दिया। मूड बनेगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा, जैसी तुम्हारी मर्जी। मैं रूखे पी के जवाब से उसे मायूसी हुई और उसने अपनी बात जारी रखते हुए कहा, तुमने पासपोर्ट वाले किस्से को अपने दिल पर ले लिया है। ये अच्छी बात नहीं है। मुझे पता है कि डॉन से तुम्हारी क्या बातें हुई हैं। वो लोबोरी में तुम्हारी कारकर्दगी से यकीनन बहुत खुश हुआ होगा। वो अपने दुश्मन का खून पी जाने का मिजाज रखता है। तुमने सारी बातें छोड़कर इस एक किस्से को पकड़ा हुआ है। उसने मुझे अपनी आंख का तारा करार दिया है। मैंने उसकी शिकायत पर कदरे बेजारी से कहा, लेकिन आंख के तारे पर भरोसा किया जाता है, उसकी तजलील नहीं की जाती। बस उसने मेरी बात दरमियान से उड़ा दी। किस्सा खत्म हो गया। तुमने अब तक अंदाजा लगा लिया होगा कि डॉन बहुत सोच समझ कर और कम बोलता है। वो बहुत मुश्किल से किसी को इज्जत देता है और फिर हमेशा अपने फैसले पर कायम रहता है। उसे मोती महल में धमाके की खबर मिलेगी तो उसकी नजरों में तुम्हारी तौकीर और ज्यादा बढ़ जाएगी। वो अपने मौक़िफ़ पर सख्ती से कायम था और मैं अपने पासपोर्ट छिन जाने की वजह से सख्त झुंझलाहट में मुब्तला हो चुका था। इसके साथ मैं कितना ही सर खपा लेता उसे अपना हम नवा नहीं बना सकता था। मुझे उसके जरिए डॉन को जो पैगाम पहुंचाना था वो मैं उसके जहन में बखूबी डाल चुका था। मैंने उकताए हुए अंदाज में उसे वापसी के बारे में सवाल किया तो उसने नहायत सआदत मंदी से बताया कि इस वक्त वो हिल्टन होटल की तरफ वापसी का सफर तय कर रहा था और हम चंद मिनट में वहां पहुंचने वाले थे। मेरे लिए वो इतला अहम थी। इससे जाहिर हो रहा था कि मेरी तरह वो भी इस नतीजे पर पहुंच चुका था कि सारा जोदे बयां सर्फ कर देने के बावजूद वो मुझे डॉन की शान और अजमत के तराने गाने पर मजबूर नहीं कर सकेगा। मास्टर, तुम बहुत जिद्दी आदमी हो। कुछ देर के सकूत के बाद उसने गहरा सांस लेकर कहा, जो बात तुम्हारे दिमाग में बैठ जाए उसे निकालना आसान नहीं होता। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, अपनी जगह खामोश बैठा रहा। वापसी के बारे में उसके बयान की सदाकत चंद मिनट बाद सामने आ गई। रास्ते मेरे लिए कुछ नामानूस से थे, लेकिन हम होटल के पास पहुंच गए थे। मालूम होता कि तुम मुझसे भी खफा हो गए हो। उसने गाड़ी रोकते हुए उदासी से कहा, खफा नहीं हूं, मुझे हैरत है कि एक मामूली सी बात तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रही। मैंने हल्की सी नाराजगी से जवाब दिया। मैं दुआ करूंगा कि डॉन तुम्हारे पासपोर्ट जल्द ही लौटा दे। दुआ के साथ तुम्हें डॉन से कुछ कहना भी है। फिक्र ना करो, मैं मौका मिलते ही उसे बता दूंगा कि सारा कसूर मेरा है। मैंने होटल बदलने की बात तुम्हारे दिमाग में डाली थी। मैंने घूर कर उस कबीज की तरफ देखा। मुझे महसूस हुआ कि उसके होंठों पर चिढ़ाने वाली एक कफीफ से मुस्कुराहट उभर आई थी। मैं मजीद कुछ कहे बगैर गाड़ी से उतर गया।